अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है एटम। एटम का कंसेप्ट बेसिकली हम देखेंगे कि ये साइंस की बेस पर नहीं है, ये वो साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है एटम का, ये बल्कि फ़िलासफ़ी की बेस पर ये कंसेप्ट है। फ़िलासफ़र्स ने ये कंसेप्ट दिया था एटम के एग्जिस्टेंस का। मतलब अगर साइंस की बेस पर नहीं था तो डेफिनेटली इसको कोई एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं ये देखा गया था कि वाकई एटम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो मतलब फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने ये सोचा कि ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था सबसे पहली बात। तो ग्रीक के फ़िलासफ़र्स थे। अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ केमिस्ट्री की बुक का डिस्कस कर रहे हैं। ये पैराग्राफ है। तो ग्रीक के फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था एटम का, और उन्होंने ये बात कही थी कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स को कहते हैं। मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें, उन्हें एटम का नाम दिया था। और शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में ये एटम का नाम नहीं दिया गया था, बल्कि स्टार्ट में सिर्फ ये कंसेप्ट था कि मैटर जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, और अल्टीमेटली उसको डिवाइड करते जाएं, पाउडर बनाते जाएं और अल्टीमेटली कैसा पार्टिकल आएगा, ऐसे पार्टिकल्स आएंगे जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो वो जो स्टेज होगी कि हम पार्टिकल को ग्राइंड किया, फिर फर्दर ग्राइंड किया, फिर उसके इतने बहुत फाइन पार्टिकल्स हो गए, फिर भी उसको डिवाइड करते गए, तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि हम लोग फर्दर उन पार्टिकल्स को डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाए। उस स्टेट को उन्होंने कह दिया कि ये एटम होगा। ठीक है। अब ये नाम जो था एटम का, ये दिया था डेमोक्रिटस, एक फ़िलासफ़र था। अगेन ये जो नाम देने वाला ये भी एक फ़िलासफ़र था, साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है। ये बात एक याद रखने की है कि एटम्स का कंसेप्ट फ़िलासफ़ी की बेस पर है, साइंस की बेस पर नहीं है। अच्छा, और अगेन ये बात बताई गई है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसके लिए कोई भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक कंसेप्ट था, थ्योरी थी जो डिफरेंट लोगों ने सोचा कि अच्छा ऐसा हो सकता है। उसके बाद 17th सेंचुरी आई। 17th सेंचुरी में कुछ क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की गई। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का मतलब ऐसी स्टडीज़ होता है जिसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस मतलब प्योरिटी, जिनमें कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो, जो बिल्कुल मतलब कि मिलावट ना जिन चीज़ों में की गई हो, अगर कोई मिक्सचर की फॉर्म में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिल्क की हम बात करें, हम ये कहते हैं कि दूध है, इसमें पानी शामिल नहीं किया गया या कुछ और शामिल नहीं किया गया, तो ये प्योर है। तो वो एक सेंस में तो प्योर होगा कि वो मटेरियल है, लेकिन वो अगर प्योर सब्सटेंस की बात की जाए तो वो उसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि अगर मिल्क को चाहे जितना भी प्योर हो, चाहे उसमें कोई ज़रा भर भी मिलावट ना की गई हो, लेकिन इटसेल्फ उसके अंदर वो एक मिक्सचर है, वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। उसके अंदर वाटर भी मौजूद होता है, उसमें कैल्शियम भी मौजूद होता है, उसमें ढेर सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो वो कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई गंदगी शामिल ना की गई हो, यहाँ पर ये मुराद नहीं है। यहाँ पर मुराद सिर्फ ये है कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा सब्सटेंस जो मिक्सचर ना हो, बल्कि सिर्फ एक ही किस्म का कंपाउंड उसको बना रहा हो। जैसे नमक की बात करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो जो है वो प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें अगर सोडियम क्लोराइड है तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है, इसके साथ वही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं है। जबकि अगर मिल्क की हम बात करें तो उसमें H2O वाटर भी शामिल है, नेचुरली शामिल है। एक तो वो होता है ना जो खुद से शामिल किया जाता है, दूध वाले मिलावट करते हैं, वो नहीं, उसके अलावा नेचुरली उसमें शामिल होता है वाटर। तो और कैल्शियम के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, और बहुत सारे एसिड्स मौजूद होते हैं। तो वो नेचुरली, कुदरती तौर पर ही वो एक मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो 17th सेंचुरी में प्योर सब्सटेंसेस की उन्होंने साइंटिस्ट ने जो है क्वांटिटेटिव स्टडी की, तो उससे पता चला
के भी जो है ना डिफरेंट कंपाउंड्स, उनमें एक ही तरह के एलिमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। या तो फिर इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस में मौजूद हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ की बात कर रही हूँ मैं। ये इन डिस्क्लोज्ड दैट फ्यू एलिमेंट्स वर कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर एक ही एलिमेंट है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मौजूद हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, NaCl एंड HCl। अब NaCl नमक है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, HCl एक एसिड है, एक तेज़ाब है। तो इन दोनों के अंदर क्लोरीन मौजूद है। देखें, Cl इस NaCl में भी मौजूद है और HCl में भी मौजूद है। तो ये बात इन्होंने ये बताई है सेकंड पैराग्राफ में कि एक ही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में मौजूद हो सकता है और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करेंगी। अगर वो HCl के अंदर है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, NaCl के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। आल्दो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। वो चेंज जैसे उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतना ही रहेगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। अच्छा, ओके। अब 1808 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, ये थर्ड पैराग्राफ पे हम आ गए हैं। वो इंग्लिश स्कूल टीचर था। तो उसने क्या कंसेप्ट दिया, उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी। तो उसने और ये बात भी कही कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, अगर हम एटम्स के एग्जिस्टेंस को मान लें तो ये दोनों लॉज भी प्रूव हो जाते हैं। मतलब इन लॉ की एक्सप्लेन हो जाते हैं, सॉरी प्रूफ तो ये पहले से ही थे, एक्सप्लेन हो सकते हैं ये दोनों लॉज अगर हम एटम्स के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लें। ये जॉन डाल्टन ने बात की थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये कहता है कि जो मैटर है ना उसका मैस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील तो हो सकता है, चेंज तो हो सकता है, अपनी फॉर्म बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है, लेकिन क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ने दूध बॉईल करने के लिए रखा है और थोड़ी देर बाद देखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा, अगर हम काफ़ी टाइम तक रखें तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा कि बिल्कुल थोड़ा सा सॉलिड सा मैस रह जाएगा और जो लिक्विड था वो ख़त्म हो जाएगा। देखने में अगर हम ये सोचें कि अगर पहले उसका मैस 1 kg हमने दूध रखा था बॉईल होने के लिए, तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद सिर्फ 200 से 300 ग्राम ही सॉलिड मैस बचा है। तो शायद हमें ऐसा लगे कि अच्छा जो बाकी का 700 ग्राम मैस है वो ख़त्म हो गया ना, वो क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा, हमारे जहन में तो यही है कि ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये कहता है कि वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। और असल में हुआ क्या फिर, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम उसको हीट देते हैं तो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर और भी लिक्विड जो हैं वो वेपर्स में बदलकर तो हवा में शामिल हो जाते हैं और विजिबल नहीं रहते, हम उन्हें देख नहीं सकते। वाटर वेपर्स क्योंकि इनविजिबल होते हैं तो अब हम उन्हें देख भी नहीं सक रहे, तो हमें इस तरह लगने लगता है कि शायद वो जो दूध का मैस था वो ख़त्म हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ उसने फॉर्म बदली है, लिक्विड स्टेट से वेपर की फॉर्म में चला गया है वो। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कि मैस जो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है, ऊपर हमने NaCl की बात की या HCl की बात की, तो अगर ये सोडियम और क्लोराइड से बना है, ठीक है, इसमें एक एटम, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें NaCl की, तो उसके अंदर एक एटम सोडियम का मौजूद है और एक एटम क्लोरीन का मौजूद है। तो चाहे हम जिस तरह से भी सोडियम क्लोराइड को बना लें, चाहे हम समंदर के पानी से सोडियम क्लोराइड को हासिल कर रहे हैं या तो फिर हम किसी और तरह से सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं, उसकी कंपोजिशन वही रहेगी। उसके अंदर एक एटम सोडियम का होगा और एक एटम क्लोरीन का होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं।
कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने समंदर से हासिल किया है तो उसमें 2 एटम्स सोडियम के आ जाएँ और क्लोरीन का एटम कोई भी ना रहे, और अगर हमने किसी और तरह से क्लोरीन और सोडियम का रिएक्शन करवा कर NaCl बनाया है, तो या तो फिर हमने नमक की कान से हासिल किया है NaCl, तो वो उसमें क्लोरीन के 3 एटम्स आ जाएं और सोडियम का 1 हो, या सोडियम के 2 आ जाएं और क्लोरीन के 2 आ जाएं, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। ये है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मतलब अगर NaCl के अंदर 1 एटम सोडियम का 1 एटम क्लोरीन का है, तो चाहे NaCl का सोर्स कुछ भी हो, समंदर हो, नमक की कान हो, या कुछ और सोर्स हो, उसकी कंपोजिशन यही रहेगी। 1 एटम सोडियम का होगा उसमें और 1 ही क्लोरीन का होगा। अच्छा, ये दोनों लॉज आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एटॉमिक थ्योरी का उन्होंने बुक में सिर्फ एक ही पोस्टुलेट दिया हुआ है। ये मेन पोस्टुलेट उन्होंने कहा है कि ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, के जितना भी मैटर है दुनिया में मौजूद है, वो चाहे प्लाज्मा की फॉर्म में हो, वो चाहे गैस की फॉर्म में हो, वो चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, वो सारे का सारा मैटर एटम से ही बना हुआ है। ये डाल्टन की थ्योरी का पोस्टुलेट है, ठीक है, कि सारा मैटर एटम से बना हुआ है, लेकिन वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं। जैसे कुछ क्लोरीन के होंगे, कुछ हाइड्रोजन के होंगे, कुछ सिलिकॉन के होंगे, कुछ ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। अब वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं और होती हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, हाइड्रोजन की और हैं। अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें, मरकरी वगैरह, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हैं। तो ये एटॉमिक थ्योरी का मेन पोस्टुलेट था बुक में। उसके अलावा अब नेक्स्ट उन्होंने दी है एटम की डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है, ये है, लिखा है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा तरीन पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बेसिकली एटम्स की ही रीअरेंजमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लें, NaCl की वाटर के साथ ये केमिकल रिएक्शन होगा इनके दरमियान, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होंगे HCl प्लस NaOH। तो ये बात उन्होंने एटम की डेफिनेशन में बताई है कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अब देखें, ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ हिस्सा ले रही है, वो जो रीअरेंज हो रही है, वो एटम्स ही तो हैं। कि मॉलिक्यूल्स तो एज ए होल शामिल हैं, लेकिन मॉलिक्यूल तो चेंज हो गया। NaCl यहाँ पर है, रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है। लेकिन क्लोरीन, रिएक्टेंट में भी क्लोरीन था और प्रोडक्ट में भी क्लोरीन है, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो एटम्स ही हैं जो रीअरेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो यही डेफिनेशन बना दी, और ये डेफिनेशन भी डाल्टन की ही दी हुई है। तो एग्जांपल अब उन्होंने कुछ दी है इंडिपेंडेंट एटम्स की दी हुई हैं, जिसमें हीलियम और नियोन की, ये नोबल गैसेज हैं दोनों। तो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका पॉसिबल है। मतलब हीलियम He से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और नियोन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। इनको दूसरे हीलियम के एटम्स के साथ जॉइन होने की या तो फिर किसी और एटम के साथ जॉइन होने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहें तो जॉइन भी हो सकती हैं, लेकिन अपना किसी के साथ जॉइन हुए बगैर भी एग्जिस्टेंस इनका पॉसिबल है। लेकिन कुछ केसेस, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो ज़्यादातर एलिमेंट्स ऐसे ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन O की फॉर्म में स्टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन, इसी तरह से सोडियम मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये अब ये देखें,
एग्जिस्ट कर सकता है सोडियम, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट अगर हम कहें तो रेडिकल की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस स्टेबल नहीं होगा। अब सोडियम भी देखें, अगर हम लैब में सोडियम मेटल इस्तेमाल करते हैं तो ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तो बिल्कुल स्टेबल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में, वो हो गए हीलियम और नियॉन, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, वो हो गए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब 3 तरह के एटम्स की बात कर रहे हैं, एक जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं आराम से, दूसरे जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और तीसरा जैसे सोडियम है वो इस तरह के हैं, वो कर तो सकते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका स्टेबल नहीं होता, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से किसी चीज़ के साथ फौरी तौर पर रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। बुक में यहाँ पर उन्होंने बस 2 तरह के ही बताए हैं, एक जो कर सकते हैं हीलियम और नियॉन, एक जो नहीं कर सकते ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको मैंने तीसरी तरह के भी बताए हैं कि जो एग्जिस्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी पुरानी बातें, मतलब 17th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की। तो अब मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? मॉडर्न रिसर्च जो है उसने बताया कि एटम जो हैं वो सब डिवाइड हो सकते हैं। एटम कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और एटम भी बल्कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ पार्टिकल्स के नाम दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इस तरह के वो कह रहे हैं 100 पार्टिकल्स हैं जो कि एक एटम के अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पार्टिकल हैं जो एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये बाकी के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, मेन पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही हैं, और इन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है कि मोर देन 100 पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन इन मोर देन 100 में से पार्टिकल जो इम्पोर्टेंट हैं, जो फंडामेंटल हैं, वो सिर्फ 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों फंडामेंटल है? क्योंकि जो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इन्हीं के नंबर पर डिपेंड करती हैं। यही पार्टिकल्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और दूसरा ये कि यही हैं जो कुछ मैस कैरी करते हैं। बाकी पार्टिकल्स को हम इग्नोर कर देते हैं कि उनका ज़्यादातर रोल नहीं होता है कोई मैस डिटर्मिन करने में या प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिन करने में, इसलिए उन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कहा जा सकता। ओके, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट था हमारे पास जे ब्रिजिलियस, जिसका पूरा नाम भी लिखा हुआ है जॉन जैकोब ब्रिजिलियस, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था, तो स्वीडन का रहने वाला। तो उसने क्या किया था, उसका कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने कुछ एटॉमिक मैसेज डिटर्मिन किए थे कुछ एलिमेंट्स के, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के नहीं बल्कि कुछ एलिमेंट्स के। अब वो किस तरीके से डिटर्मिन किए, उसने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया डिटर्मिनेशन के दौरान, ये तो डिटेल्स नहीं बताई हुई बुक में, इसलिए हम इन्हें छोड़ते हैं। बस ये याद रखना है कि जे ब्रिजिलियस ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज डिटर्मिन किए, और उसने जो एटॉमिक मैसेज डिटर्मिन किए वो आज की वैल्यूज़, आज जो मॉडर्न तरीक़ों से हम एटॉमिक मैसेज डिटर्मिन करते हैं, उन वैल्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती वैल्यूज़ हैं। मतलब उसका मेथड भी वैलिड था, उसने इतने पुराने ज़माने के बावजूद, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो काम किया वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसे वेरीफाई करती है। ओके, और जे ब्रिजिलियस का दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये था कि उसने एटम्स, जो एलिमेंट्स थे, उनको सिंबल्स देने का सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि अगर हम पूरे एलिमेंट्स के नाम लिखने लगे तो हमें फार्मूलाज बनाते वक्त और केमिकल रिएक्शंस लिखते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। जस्ट सोचें, अगर हमने NaCl लिखना है, सोडियम क्लोराइड, अगर हमने पूरा सोडियम और पूरा क्लोरीन लिखना पड़े तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और फिर केमिकल रिएक्शन भी हमारा कहाँ तक जाएगा। तो जो सिंबल्स हैं उनकी वजह से लिटरेचर में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ।